नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया में सुब्रत राय का मामला लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी ठगी सुब्रत राय ने निवेशक और जमाकर्ताओं के साथ ही अपने कर्मचारियों से की है, वो पूरी तरह उजागर हो चुका है। लेकिन देश में एक बड़ा मामला उभर कर आया है। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी अगुवाई में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, हालांकि एनडीए की सरकार है लेकिन मैं बीजेपी की ही सरकार बोलूंगा, उसके बाद में देश में एक उद्योगपति बहुत तेजी से उभर कर आया और दूसरे कार्यकाल जब नरेंद्र मोदी जी का शुरू हुआ 2019 में, जब उन्होंने चुनाव जीता, तो इस उद्योगपति पर उंगली उठनी शुरू हो गई। और कोरोना काल में आपने देखा होगा कि देश का लगभग हर आदमी, उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घाटा हुआ। लेकिन यह शख्स जो उद्योगपति, ये लगातार तरक्की करता रहा। देश में केंद्र सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगते रहे कि उन्होंने अपने मित्र को बढ़ावा देने के लिए, अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बनाने के लिए न केवल सरकारी संसाधनों का दोहन किया है उस शख्स के पक्ष में, बल्कि देश के छोटे छोटे कारोबारियों का कारोबार ठप करके उन्हें एक बड़ा फायदा कराया है। और ये माना जाता है कि ये जो उद्योगपति हैं, ये कर्जा लेकर अपना उद्योग चलाते हैं। तो देश में ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी की एक कृपा दृष्टि के चलते या मित्रता को बरकरार कर रखने के लिए, मित्र पर जो मित्र ने उनके ऊपर एहसान किए उन्हें उतारने के लिए एलआईसी से, एसबीआई से बड़े स्तर पर लोन दिलवाया। कोटक बैंक के से भी लोन लेने की बात सामने इस उद्योगपति की आ रही है। देखिए, देश में यदि कोई उद्योगपति तेजी से आगे बढ़ता है, इसमें खुशी की बात है, रोजगार मिलता है। लेकिन इस उद्योगपति पर उंगली इसलिए उठी और इस उद्योगपति की चर्चा इसलिए करनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने सारे नियम कानून को ताक में रखते हुए, सारे छोटे कारोबारियों के व्यापार को ताक में रखते हुए, सारे देश के जो हित है उन्हें ताक में रखते हुए इस कारोबारी को आगे बढ़ाया। और इस कारोबारी का जो पैसा और रुतबा और जो कारोबार था, उसका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाने के लिए किया, अपनी सत्ता के रुतबे को कायम करने के लिए किया, अपनी खामियों को छिपाने के लिए किया, अपने खिलाफ जो विरोध की आवाज उठ रही थी उसे दबाने के लिए किया। वैसे तो देश में मीडिया का जो हाल है आज की तारीख में, इस उद्योगपति की तरह ही दूसरे जो उद्योगपति हैं, जो तरह तरह की हथकंडे अपनाकर आगे बढ़े हैं, उनका ही मीडिया हाउस है। लेकिन कुछ मीडिया हाउस थे, कुछ पत्रकार थे जो देश में कहीं गलत हो रहा था उसका विरोध कर रहे थे। विशेष रूप से एनडीटीवी में रवीश कुमार जी जो लगातार केंद्र सरकार की जो खामियां थी उन्हें गिना रहे थे और सीधे सीधे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस कारोबारी को लगातार बढ़ावा दे रहे थे, सारे नियम कानून ताक में रखकर वो मुद्दा वो लगातार उठा रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने एक बड़ी परेशानी ये थी कि उन्होंने लगभग सारा मीडिया, जो राष्ट्रीय मीडिया है, उसे हाईजैक कर लिया। अपने जो है रुतबे के आधार पर वो अपने हिसाब से खबरें चलवाने लगे। ये आरोप लगातार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर लग रहा है। लेकिन
एनडीटीवी जो है एक ऐसा चैनल था जो लगातार सरकार की खामियों को, सरकार के गलत काम को, सरकार के गलत तरीके से इस उद्योगपति को बढ़ावा देने के मामले में तरह-तरह की जो सरकार की खामियाँ थी उसे वो गिना रहा था। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, जो ये इनके उद्योगपति मित्र बहुत तेजी से बढ़े थे, तो इनसे एनडीटीवी भी खरीदवा लिया। कैसे खरीदवाया, क्या-क्या मामला रहा, वो सबके सामने है। तो जब देश में सारे नियम कानून ताक में रखते हुए, देश के हितों को ताक में रखते हुए प्रधानमंत्री जी, जैसे रेलवे का मामला हो, आपका एयरपोर्ट के एयर का मामला हो देश में, और दूसरी सरकारी जो संस्थाएं उनका मामला हो, एलआईसी का मामला हो, मतलब तरह तरह के मामले जो है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो है कुछ भी कोई लोग कहते रहे, पत्रकार कहते रहे, लेकिन उन्होंने जो है एक तरफा जो है इस उद्योगपति को फायदा कराया। तो कोई जो है राष्ट्र मीडिया हो, आपका सामाजिक संगठन हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, गिने चुने लोगों को छोड़ के कोई जो है आगे बढ़कर इसका विरोध नहीं कर पा रहा था। एनडीटीवी खरीदवा ही लिया प्रधानमंत्री जी ने। तो ऐसे में तो एक शख्सियत उभर के आई है दुनिया में, अमेरिका से, हिंडनबर्ग जो है एक रिसर्च कंपनी है, उसके संस्थापक नेथन एंडरसन, उन्होंने रिपोर्ट जारी जो की है, और ये मित्र जो मैं अब बता दूं आपसे, ये मित्र जो है प्रधानमंत्री जी के, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने सारे नियम कानून ताक में रख के बढ़ावा दिया है, ये गौतम अडानी है। तो गौतम अडानी का जो ग्रुप है, अडानी ग्रुप, तो इसने जो ये नेथन एंडरसन है, पहले मैं इनके बारे में बता दूं आपसे। अमेरिका में कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी है, उनसे इन्होंने व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन की पढ़ाई की है। देखिए, यदि आप आज की कारोबार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन की जिस युवा ने पढ़ाई की होगी, तो सबसे पहले ये देखेगा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन के नाम पर एक मोटी कमाई करूं। लेकिन नेथन एंडरसन जो है, ये जुनूनी व्यक्ति है। इन्होंने दाम कमाने की ना सोच के नाम कमाने की सोची। और 2017 में जब ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बनाई, तो इसमें सबसे पहले ये किया कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इस आदमी को ये आश्चर्य हुआ कि यार ये कंपनियां इतनी जल्दी एकदम से इतना बड़ा कारोबार कैसे खड़ी कर लेती हैं। तो इन कंपनियों के बारे में जानकारी जुटाई जाए। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये जो अडानी ग्रुप तेजी से उभरा है, तो इस कंपनी पर काम करना 2017 से नेथन एंडरसन ने शुरू किया। और नेथन एंडरसन ने देखा कि अडानी ने किस तरह से देश विदेश में जो अपना कारोबार फैला के सारे नियम कानून ताक में रख के और मोटा कर्जा लेकर जो है इस कारोबार को जो बढ़ाया है, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमारे, उनके सहयोग से उन्होंने जो है ग्रुप की सारी खामियों को उस रिपोर्ट में उजागर कर दिया। और इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा मामला यह है कि लोगों को जानकारी नहीं थी कि गौतम अडानी का कोई भाई भी है। विनोद अडानी, इनके जो बड़े भाई हैं, वो जेल में भी जा चुके हैं, ये कहा जा रहा है। तो विनोद अडानी की जो को जोड़ते हुए इस रिपोर्ट में ज्यादा विस्तार से मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी ये कार्यक्रम बन जाएगा। इस रिपोर्ट में इस मॉरिशस का एक कंपनी का निदेशक विनोद अडानी को, जो गौतम अडानी का भाई है, उसे दिखाया गया है। और जब ये रिपोर्ट जारी हुई, तो गौतम अडानी ग्रुप जो है बिलबिला उठा, और उसने न केवल लीगल कार्रवाई की धमकी दी नेथन एंडरसन को, उनकी जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है उसे, बल्कि ये भी कहा कि देश में जो देश विकास की ओर, मतलब एक तरह से जो अपने कारोबार को, अपने इस मामले को गौतम अडानी ने देश से जोड़ दिया, कि देश जो एक विकास कर रहा है, देश का कारोबार जो आगे बढ़ रहा है, विकास, तो इसमें कई लोगों को दिक्कत है, उनके चलते ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये आरोप गौतम अडानी का था।
तो नेथन एडरसन ने जो है एक सवाल किए गौतम अडानी से, 88 सवाल किए उसमें से। तो गौतम, अभी मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि गौतम अडानी के ग्रुप ने जो सवालों का जवाब दिया है उसमें, तो उन सवालों के जवाब को नेथन एडरसन ने जो है पूरी तरह से नकार दिया है। उनका कहना यह है कि जो 88 सवाल किए गए थे उनमें 62 सवालों का कोई जवाब ही नहीं दिया गया है। और इस सवालों को गौतम अडानी ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी हर मामले को राष्ट्रवाद से जोड़ के देख लेती है। इस बार इसी कार्यक्रम में मैं एक और चर्चा करना चाहूंगा कि आज की तारीख में जिस तरह से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री ने मीडिया को हाईजैक करके देश के लोगों को जो भ्रमित किया है, लोगों में जो मोदी के प्रति जो एक भक्ति है कि आप कुछ भी बोल लीजिए, उनके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में मुझे चेहरा याद आता है सारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय का। सुब्रत राय के प्रति भी जो है वहां के जो कर्मचारी थे, निवेशक थे, जमा करते थे, इतनी अंधभक्ति थी जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है, कि यदि आपने सुब्रत राय के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो समझो कि आपके एक कहते हैं कि माल के मक्खी की तरह लोग जो है वो आपको जो है काटने को दौड़ पड़ेंगे, चिपक जाएंगे। यही तो जैसे आज की तारीख में सुब्रत राय के खिलाफ जो लोग सुनने को तैयार नहीं थे, वही लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं कि सुब्रत राय ने हमारा कि पैसा मार लिया। कहीं ऐसा ना हो जो आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अंधभक्ति है, यही अंधभक्त जिन्होंने LIC में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने अडानी के शेयर खरीद रखे हैं, या जिन्होंने दूसरे बैंकों में पैसा लगा रखा है, या जो अडानी ग्रुप से किसी न किसी रूप में अनौपचारिक औपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री की भक्ति के चक्कर में अडानी ग्रुप जो है वो जैसे हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें खोखला साबित हुआ है, कि साबित हो जाए। और आज जो सुब्रत राय को लेकर जो लोग आक्रोशित हैं, कल प्रधानमंत्री और अडानी को लेकर आक्रोशित हो, तो उन सारी चीजों पर गौर करने की जरूरत है। तो हिंडनबर्ग ने इस अडानी की रिपोर्ट को नकार दिया है। और मैं एक बात इस कार्यक्रम में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, गौतम अडानी ग्रुप ने नेथन एडरसन की कंपनी जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उसे लीगल कार्रवाई करने की धमकी दी है। यदि गौतम अडानी अपनी जगह सही है, देखिए यदि गौतम अडानी अपनी जगह सही होंगे तो हिंडनबर्ग एडरसन कंपनी के खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे। और यदि गौतम अडानी को कोर्ट में नहीं जाते हिंडनबर्ग कंपनी के खिलाफ में, तो आप ये समझ लीजिए कि दाल में कहीं काला है, या ग्रुप जो है ग्रुप में बहुत बड़ा घालमेल है। इस बात पर आप गौर कीजिए। और मुझे नहीं लग रहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गौतम अडानी ग्रुप जो है हिंडनबर्ग जो रिसर्च कंपनी है उसके खिलाफ कोर्ट में जाएगा। इसका बहुत बड़ा कारण है कि आप सारा मामला देख लीजिए, सत्यम मामला देख लीजिए, या और देश की जितनी भी बड़ी कंपनियां हो, चाहे अंबानी ग्रुप देख लीजिए, वो भारत में कैसे कारोबार बढ़ाते हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम जो ये बातें मैं बोल रहा हूं, ये दो चीजों पर मैं इंगित करना चाहता हूं। एक तो देश का मीडिया, आज जो नेथन एडरसन ने काम किया है ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार का काम है, हालांकि वो पत्रकार नहीं है। तो देश के किसी पत्रकार ने तो ये काम किया नहीं, दुनिया के किसी पत्रकार ने तो काम किया नहीं। एक जो व्यापार प्रबंधन पे जो युवा पढ़ाई कर रहा था उसने इस पे काम किया। तो एक तरह से उस आदमी ने जो देश की और दुनिया की जो मीडिया और पत्रकारिता है उस पर भी उंगली उठा दी है। और यहाँ का देखिए, इसलिए वो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि आज की तारीख में कोई जरा सा छोटा मोटा कोर्स भी करके आए तो पहले पैसे कमाने की सोचता है। जैसा आप मीडिया में देख लीजिए कि मीडिया में आप पैसे के दम पर कुछ भी कवरेज करा सकते हैं, कुछ भी प्रकाशन करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन जो नेथन एडरसन ने जो एक जुनूनी काम किया है, देखिए अब मैं एक और बात बता दूं आपसे, इस आदमी के अंदर इतना बड़ा जुनून है कैसे। ये अमेरिका लौटने से पहले ये व्यक्ति रहता था इजराइल यरूशलेम में। मतलब इस आदमी के अंदर जो जुनून पैदा हुआ है वो इजराइल और यरूशलेम से हुआ, इजराइल से हुआ है।
इजराइल का इतिहास आप लोग देख ही रहे हैं। तो जो ये दो चीजें, तो भारतीय जो मीडिया है, जो पत्रकार जो आज की तारीख में है, या दुनिया के पत्रकार है, उन्हें हिंडनबर्ग की जो रिसर्च कंपनी है उससे सीख लेनी चाहिए कि वो मीडिया हाउस ना होते भी उसने मीडिया हाउस का काम किया है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो मैं इसे गौतम अडानी, सहारा और सत्यम ग्रुप को एक इंगित करते हुए अब इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो देश की राजनीति कॉर्पोरेट कल्चर में जो ढल गई है, कॉर्पोरेट जो कल्चर देश में पैदा हुआ है उससे नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जो राजनीति कॉर्पोरेट कल्चर में ढली है कि आप उद्योगपतियों के शहर पर उद्योगपतियों के पैसे से राजनीति कीजिए, और जब आप सत्ता में आ जाएं तो आप जो है जनता को दरकिनार करते हुए इन उद्योगपतियों के लिए काम कीजिए, जैसे देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं कि मैं जो है मैंने चाय बेची है, मेरी जो माँ है उन्होंने बर्तन मांज मांज के जो है हमें पाला परोस बड़ा किया। मतलब खुद प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि मैं गरीब परिवार से पैदा हुआ और आज वो प्रधानमंत्री है। लेकिन आज की जो राजनीति है, जो पैसे के बल पर जो राजनीति चल रही है, तो ऐसे में जो है नरेंद्र मोदी ने गुजरात में साथ में लिया गौतम अडानी को, गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, और जो पहला चुनाव हुआ था 2014 में, वो लगातार आरोप लगा था कि जो प्रधानमंत्री जी जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और जो प्रधानमंत्री जी की जो सभा होती है उसमें जो पैसा लगता है वो गौतम अडानी लगा रहा था। और ये माना जाता था कि एक सभा में लगभग 20 करोड़ रुपए उस समय जो है खर्च होता था, वो सारा पैसा गौतम अडानी लगाता था। तो ये माना जाए जो पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने, तो उसमें गौतम अडानी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। पैसा एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो क्या आप अपने मित्र के एहसान उतारने के लिए देश के सारे संसाधनों को लुटवा देंगे? देश की जनता जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री चुना है, उन्हें तो आप हिंदू मुस्लिम में उलझा कर जो है एक चाशनी दे दोगे, और जो है मलाई चाटने के लिए अपने मित्र को आपने लगा दिया है कि बेटा लूटो देश को, मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पर। तो जो देश के लोग हैं आज की तारीख में, बस वो मीडिया पे मैंने इसलिए बोला है कि आज की तारीख में हम लोग जो चर्चा करते हैं, हम लोगों की जो धारणा बनती है वो मीडिया के आधार पर बनती है कि मीडिया ने ये खबर चला दी, इस पे आपने धारणा बना ली, फला अखबार में ये खबर आ गई, उस पर धारणा बना ली आपने। लेकिन मीडिया में हो क्या रहा है? अधिकतर मीडिया जो है, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज की तारीख में अधिकतर मीडिया के जो संपादक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है खबरों का चयन करते हैं और कौन सी खबर चलानी है, किस रूप में चलानी है, वो डिसाइड करते हैं। ये आज का मीडिया है। तो जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पक्ष में खबरें दिखाई जाएंगी तो लोगों की धारणा भी यही बनेगी। तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा नुकसान यदि कोई देश का कर रहा है तो वो राष्ट्रीय मीडिया है। हाँ, आप देखना, मुझे जो आसार नजर आ रहे हैं, जो मुझे आशंका नजर आ रही है, ये काम हो सकता है देश में, देश का जो मीडिया है अडानी के पक्ष में खबर निकाल सकता है कि किन किन लोगों ने षड्यंत्र रच के ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट जारी कराई है और कैसे कराई है, इस पर इस देश का मीडिया काम कर सकता है। क्योंकि अभी जो है केंद्र सरकार के दबाव में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का दबाव बनेगा इस रिपोर्ट के आने के बाद में, भले ही LIC को 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ हो, SBI को नुकसान नजर आ रहा होगा, SBI तो सरकारी बैंक है उसमें। तो अभी SBI ने और LIC ने एक बयान जारी किया है, कराया गया है उनसे, ये तो मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के आने के बाद में भी उनका पैसा सुरक्षित है। मतलब अभी भी जो है काम चल रहा है कि देश को डुबो दो। इस समय राज्यसभा में आपने देखा होगा जी, आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा गौतम अडानी पर विभिन्न बैंकों का है। नीरव मोदी जो है देश में बड़ा उदाहरण है, विजय माल्या बड़ा उदाहरण है, सुब्रत राय बड़ा उदाहरण है, सत्यम गुरु बड़ा उदाहरण है। तो यदि
देश में गौतम अडानी एक मैं तो ये कहूंगा कि गौतम अडानी का ग्रुप किसी भी रूप में नहीं बैठना चाहिए। बड़ा कारोबार है और जो बड़ा पैसा देश का लगा हुआ है जनता का, मतलब ये आज की तारीख में ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था देश में बना दी है अपने मित्र का एहसान उतारने के लिए कि गौतम अडानी ग्रुप यदि आज बैठता है तो शायद कहीं देश ही ना बैठ जाए। तो आज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि देश की स्थिति देखिए, जो लोग परेशानी में आने वाले हैं गौतम अडानी की वजह से, आज वो दुआ कर रहे हैं कि किसी भी रूप में गौतम अडानी का ग्रुप ना बैठे। तो भले ही प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्र को एहसान उतारने के लिए फंसा दिया हो, लेकिन लोग तो आज ही दुआ करेंगे, करने भी चाहिए कि इतना बड़ा ग्रुप यदि बैठ गया तो नुकसान तो देश को होगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग आज की तारीख में महिमा मंडन में डूबे हैं, अंधभक्ति में डूबे हैं और सब कुछ देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बनाया हुआ है, निश्चित रूप से आप किसी धर्म में पैदा हुए हैं उससे लगाव होता है और होना भी चाहिए। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी जो है देश की सत्ता कब्जाने के लिए आपको लगा दे, धर्म पर बेटा लड़ते रहो और जो सत्ता का मजा लूटते रहे, आपके लिए भी काम करे तब भी मैं मान सकता हूँ आप करिए, और मजा लुटवाते रहे उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को। मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में इतना बड़ा नुकसान हुआ, किसी राजनेता का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी सरकारी खर्चे में कहीं कटौती आई? जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं गरीब परिवार की पृष्ठभूमि से पैदा हुआ हूँ, लग्जरी जिंदगी वो जी रहे हैं, क्या उनके किसी खर्चे में कमी आई? और जो लोग बोलते थे कि विदेश में जो प्रधानमंत्री जा जाकर देश का रुतबा बढ़ा रहे हैं, आज समझ में आ रहा है प्रधानमंत्री जी का विदेश की रुतबा किसके काम आता था? विदेशी दौरा। अधिकतर दौरों में देश का कम फायदा हुआ है, गौतम अडानी का ज्यादा फायदा हुआ है। देश में जो आज गौतम अडानी का कारोबार है वो आपके जो है प्रधानमंत्री जी की देन है, इसमें कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है इन दौर में, क्योंकि बहुत पुराना ग्रुप नहीं है, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में ग्रुप फला फूला है और देश विदेश में कारोबार बढ़ा है। तो इस कहते हुए जो अभी जो आपके हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो जवाब मांगे थे गौतम अडानी से, उसमें गौतम अडानी ने जो उनका भाई विनोद अडानी, उनके बारे में उनका कोई ग्रुप से लेना देना नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि विनोद अडानी ने गौतम अडानी को बड़े स्तर पर पैसा उधार दिया है और विनोद अडानी ने देश विदेश के कई बैंकों से बड़े स्तर पर पैसा उठा रखा है। भाई आपके ग्रुप से नहीं जुड़े तो जो आपकी कंपनी है मॉरिशस में, उसके निदेशक कैसे हैं, या आपने कभी चर्चा तो की नहीं है? तो कुल मिला के ये है कि जो देश आज जिस मुकाम पर खड़ा है और जो लोग भ्रमित हैं और जो लोग जानते हुए सब अनदेखा कर रहे हैं, यदि आज सचेत नहीं हुए, मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की तारीख में जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी अधिकतर बड़े नेता हैं, वो किसी ना किसी कारोबारी को पकड़ के, किसी कॉर्पोरेट घराने को पकड़ के राजनीति कर रहे हैं और ये लोग जनता को बरगला के चुनाव जीतते हैं, किसी भी सरकार बने, और काम इन पूंजीपतियों के लिए करते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार यदि ऐसा हो रहा हमारे घर से क्या जा रहा, नहीं, यदि देश समाज का नुकसान हो रहा तो आपका भी नुकसान हो रहा है। कल यदि देश सड़क पे लोग आ जाएंगे तो आपके बच्चे भी सड़कों पे आएंगे। और जो आज स्थिति बनाई है श्रम कानून में, अभी में लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, मैं कभी फिर बताऊंगा, श्रम कानून में संशोधन जो किया है, और आज जो आप प्राइवेट जो निजी संस्थाएं हैं उनमें जाकर देख लीजिए कि अभी तो लागू नहीं हुआ, 12 घंटे की ड्यूटी इस देश में लागू होने जा रही है। उसमें कह रहा नहीं नहीं साहब ओवर टाइम मिलेगा, इस देश में ओवर टाइम मिल सकता है, और ये बोला जा रहा है कि 7 दिन में 3 दिन का वीकली ऑफ मिला करेगा, 3 दिन की छुट्टी रहेगी। इस देश में संडे की छुट्टी तो कोई निजी संस्था देने को तैयार नहीं है, क्या 3 दिन की छुट्टी देश में हो सकती है? ऐसे ऐसे कानून जो है देश में लाने के प्रयास हो रहे हैं कि जब रोजगार नहीं मिलेगा आदमी कम सैलरी में भी काम करेगा, जब रोजगार नौकरी जाने का अंदेशा होगा तो आदमी ज्यादा घंटे भी काम करेगा। तो जो नई पीढ़ी की जो है इसे मानसिक रोगी बनाने की तैयारी सरकार ने कर दी है, इसे समझने की जरूरत है। और कहीं नहीं जाइए, आप अपने बच्चों को देख लीजिए,
आप अपने बच्चों से डिस्कशन करिए कि रोजगार की स्थिति क्या है और वो जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं उसमें माहौल कैसा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गौतम अडानी के ग्रुप से, सहारा ग्रुप से, सत्यम ग्रुप से और जो आज के हालात है एलआईसी में का जो पैसा लगा हुआ है अडानी ग्रुप में या एसबीआई का जो लोन ले रखा है, उन सबको मामलों को देखते हुए मंथन कीजिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यदि आज लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन आज का जो दौर है उदासीन दौर, और जिस तरह से इस सरकार ने मीडिया को हाईजैक करके एक तरह से भ्रमित कर रखा है लोगों को, लोग अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही भूल के एक एक भ्रमित समाज में जी रहे हैं, उससे निकलने की जरूरत है। नहीं तो जो आने वाली पीढ़ी है, तो इस दौर को तो कभी माफ नहीं करेगी। आप समझ लीजिए, यदि सरकार किसी की भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, इस व्यवस्था से लड़ना बहुत जरूरी है। यदि ऐसे ही कॉर्पोरेट घरानों के बलबूते पर राजनीति नेता करते रहे और सरकार बनने के बाद में कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करते रहे, तो ये समझ लीजिए कि आम आदमी, हम पाकिस्तान का हवाला देते हैं, चीन का हवाला, श्रीलंका का हवाला देते हुए, तो यदि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएं, जवाबदेही को भूल जाएं, अपने कर्तव्य को भूल जाएं, हम देश समाज के प्रति हमारी क्या धारणा है उन्हें भूल जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारत के बारे में भी दूसरे लोग कहना लगे, देखो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी स्थिति है। तो इस कार्यक्रम को हम यहाँ ही विराम देते हैं। नमस्कार।